हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं और जो प्रश्न मैंने लिया है ये प्राचीन भारत के इतिहास से है। प्रश्न क्या है ये हम लोग जानते हैं। प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उदय और विकास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। इसका जब मैंने आंसर किया है तो उसमें मैंने मगध साम्राज्य के विभिन्न राजाओं का वर्णन करते हुए किस तरीके से उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया इसके बारे में मैंने बताया है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और जानते हैं इसके डिटेल को। प्राक मौर्य युग में मगध का एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उत्कर्ष भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्राचीन मौर्य युग जो था उसमें मगध का एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय इतिहास की। साम्राज्यवादी होड़ में इसने अपने समकालीन महाजनपदों को पीछे छोड़ दिया और स्वयं उत्तरी भारत की शक्तिशाली राजनीतिक इकाई बन गया। जिस समय में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था तो उस समय में जो इसके समकालीन महाजनपद थे तो वो भी साम्राज्यवादी होड़ में शामिल थे। लेकिन मगध साम्राज्य के जो शासक हुए तो उन्होंने साम्राज्य का विस्तार इस तरीके से किया, उन्होंने साम्राज्य को इस तरीके से शक्तिशाली बनाया कि अपने समकालीन महाजनपदों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और काफ़ी आगे निकल गए और उत्तर भारत का एक सर्वशक्तिशाली इकाई बन के ये उभरा था। मगध के उत्कर्ष में इसकी भौगोलिक स्थिति के अतिरिक्त इसके राजनीतिक और आर्थिक कारणों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक राज्य मौजूद थे। ये समय कब का है? तो ईसा पूर्व 6ठी सदी का। उस समय में भारत में राजतंत्रात्मक राज्य भी थे और गणतंत्रात्मक राज्य भी थे, लेकिन उस समय में समस्त भारत में एक दृढ़ केंद्रीय सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। एक केंद्रीय शक्ति का अभाव था। इस समय में अलग अलग जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे और अलग अलग भागों में विभक्त थे। एक केंद्रीय शक्ति का अभाव था। ऐसे परिस्थिति में मगध का उत्कर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस परिस्थिति में जिस समय में केंद्रीय शक्ति का अभाव था भारत में और ऐसे समय में जब मगध का उत्कर्ष हुआ तो भारत के इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार हुआ अब हम लोग वो जानेंगे। ये तो थोड़ी भूमिका हो गई। देखिए, बुद्ध के समकालीन और हर्यक वंश के बिंबिसार के नेतृत्व में मगध जो है वो प्रमुखता से उभर कर आया था। ये बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन भी थे और ये हर्यक वंश के थे। तो हर्यक वंश के जो बिंबिसार थे उनके नेतृत्व में मगध जो था वो प्रमुखता से उभर कर आया। उन्होंने आक्रामकता और विजय की नीति को अपनाया जो कि अशोक के कलिंग युद्ध तक समाप्त हुआ था। ये क्योंकि इनकी जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी वो बहुत ही आक्रामक थी और बहुत ही उन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और जिस तरीके से आक्रामकता नीति इन्होंने अपनाई वो अशोक के कलिंग युग तक समाप्त हुई, क्योंकि अशोक भी जो थे वो मगध साम्राज्य से ही थे। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में उन्होंने बहुत सारी भूमिका निभाई थी मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में। तो ये तब तक चला था। बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर विजय हासिल की और चंपा में इसे अपने बेटे अजातशत्रु को सौंप दिया। जो बिंबिसार थे उन्होंने अंग प्रदेश पर विजय प्राप्त किया और चंपा में इसे अपने बेटे अजातशत्रु को सौंप दिया था। वो जो जगह था जिसको इन्होंने विजय किया था तो वो अजातशत्रु को उन्होंने दे दिया। उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया था। किस तरीके से, कहाँ से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? उनकी 3 पत्नियाँ थीं। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल के राजा की बेटी और कौशल नरेश के पुत्र एवं उत्तराधिकारी जो थे प्रसेनजीत उनकी बहन थी। कौशल के राजा की बेटी थी बिंबिसार की पत्नी और उसका कौशल नरेश का जो बेटा था प्रसेनजीत उसकी एक बहन भी थी। कौशल के इस दुल्हन के साथ बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला। जब कौशल के साथ बिंबिसार का कौशल वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ तो उस समय में बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला
जिसे 1 लाख का राजस्व प्राप्त होता था और यह राजस्व सिक्के के रूप में एकत्र किया जाता था। इस विवाह ने कौशल की शत्रुता समाप्त कर दिया और दूसरे राज्यों से निपटने में बिंबिसार को पूर्ण अधिकार दिया था। तो इससे इसकी शक्ति भी बढ़ी, क्योंकि काशी भी मिला, उस काशी से राजस्व बहुत ही ज़्यादा मात्रा में राजस्व वसूले जाते थे, सिक्के के रूप में ये राजस्व वसूले जाते थे। और ये जब विवाह हुआ कौशल नरेश की पुत्री से, तो इस विवाह ने कौशल की शत्रुता भी समाप्त कर दी थी, उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित हो गया और दूसरे राज्यों से निपटने में बिंबिसार को पूर्ण अधिकार भी दे दिया था। उनकी दूसरी पत्नी चेल्लना वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थे। लिच्छवी की राजकुमारी थी चेल्लना, तो ये बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। और ये वही अजातशत्रु जिनको चंपा जो थे ये दे दिए थे, वहाँ अजातशत्रु को सौंप दिया गया था चंपा बिंबिसार के द्वारा। अजातशत्रु का जन्म हुआ और उनकी तीसरी पत्नी पंजाब के भद्रा, यहाँ थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है, वंश के प्रमुख की बेटी थी। विभिन्न रियासतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने भारी राजनयिक प्रतिष्ठा दिलाई और पश्चिम और उत्तर के तरफ मगध के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त किया। पंजाब के भद्रा वंश की जो प्रमुख की बेटी थी, उससे भी विवाह हुआ था बिंबिसार का। तो भारत का जो उत्तर पश्चिम का जो सीमा था, उधर भी मगध के विस्तार का मार्ग जो था इससे प्रशस्त हो गया था। मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अवंती था, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। इसके राजा चंद्रप्रद्योग महासेन ने बिंबिसार के साथ लड़ाई की, लेकिन अंततः दोनों ने समझौता कर लिया था। मगध का उस समय में सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी या सबसे ज़्यादा शत्रु जो था वो था अवंती। तो अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योग महासेन, उन्होंने भी बिंबिसार से लड़ाई की, लेकिन अंततः दोनों ने समझौता कर लिया था। लड़ाई तो हुई, लेकिन इस बीच में समझौता भी हो गया। बाद में जब प्रद्योत जो था वो पीलिया से पीड़ित हो गया, तो अवंती के राजा के अनुरोध पर बिंबिसार ने शाही वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। कहा जाता है कि बिंबिसार को गांधार शासक का एक दूत समूह और पत्र भेजा गया, जिससे प्रद्योत की लड़ाई में हार गए थे। इस तरह अपनी विजय और कूटनीति के माध्यम से बिंबिसार ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि मगध राज्य में 80,000 गांव थे। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी, जिसे उस समय में गिरिव्रज कहा जाता था। यहाँ 5 पहाड़ी, यह जो जगह था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके द्वार को चारों तरफ से पत्थरों की दीवारों से घेर दिया गया था। इस तरह से यह अभेद्य हो गया था। तो राजनीतिक कारण तो थे ही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, और कुछ भौगोलिक कारण भी थे कि मगध साम्राज्य जो था इतना शक्तिशाली वो राज्य बन सका था। उन्हीं भौगोलिक कारणों में ये था कि मगध की जो प्राचीन राजधानी राजगीर थी, उस समय में जिसको गिरिव्रज कहा जाता था, तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और जिसके द्वार को चारों तरफ से पत्थरों की दीवारों से घेर दिया जाता था, और इस तरह से यह अभेद्य हो गया था। शत्रु जो थे जब आक्रमण करते थे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी में थे। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक बिंबिसार ने ईसा पूर्व 544 से 492 के बीच 52 साल तक शासन किया था। बिंबिसार ने 52 साल तक शासन किया। इसके बाद उनके बेटे अजातशत्रु, इनका शासनकाल था ईसा पूर्व 492 से 460 ने शासन किया। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार को मार दिया अजातशत्रु ने और खुद उस समय में मगध की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में बिंबिसार वंश जो था वो चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। अजातशत्रु के समय में भी साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब वो किस तरीके से हुआ वो देखेंगे। उन्होंने 2 युद्ध किए और तीसरे की तैयारी की। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई थी अजातशत्रु ने। इससे काशी और कौशल दोनों भड़क गए थे। फिर मगध और कौशल के बीच लंबा संघर्ष भी हुआ था।
जबकि बिंबिसार के समय में कौशल के साथ बहुत ही अच्छा वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कारण माहौल जो था उस समय में सौहार्दपूर्ण था। लेकिन अजातशत्रु के समय में जो कौशल के बीच में लंबा संघर्ष हुआ, आखिरकार अजातशत्रु युद्ध में विजय हुआ और शांति समझौते के रूप में कौशल नरेश को अजातशत्रु ने अपनी बेटी का विवाह और काशी का पूरा अधिकार सौंपने के लिए बाध्य हो गया था। तो जब समझौता हुआ तो समय में कौशल नरेश जो थे अपनी बेटी के साथ अजातशत्रु का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और फिर काशी का पूरा अधिकार भी सौंप दी अजातशत्रु को। अजातशत्रु संबंधों का कोई सम्मान नहीं करते थे। यद्यपि उनकी माँ लिच्छवी की राजकुमारी थी, क्योंकि लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध था बिंबिसार का और उन्हीं से इनके पुत्र हुए थे अजातशत्रु। तो उनकी माँ तो लिच्छवी की राजकुमारी थी, फिर भी उन्होंने युद्ध लिच्छवी के खिलाफ छेड़ दिया था। बहाना क्या था? तो बहाना यह था कि लिच्छवी कौशल के सहयोगी थे और कि वो कौशल का सहयोग कर रहे हैं, यही बहाना था उनका। उन्होंने लिच्छवी के लोगों में मतभेद करा दिया और अंततः उन पर आक्रमण करके उनकी आज़ादी को छीन लिया और युद्ध में पराजित कर दिया था लिच्छवी को। इसमें पूरे 16 वर्ष लगे थे, 1-2 दिन की घटना नहीं थी, 16 वर्ष लग गए थे। वे युद्ध में जब लिच्छवी के साथ जब उनका युद्ध हुआ तो उसमें अजातशत्रु ने गुलेल की तरह ही मशीन का इस्तेमाल करते थे, जो पत्थर फेंकता था। जो जिस मशीन को युद्ध में प्रयोग में लाया गया तो वो गुलेल की तरह था, वो पत्थर फेंकता था वो मशीन। ऐसा करने में वे सफल भी रहे। उनके पास एक दंड वाला गदा वाला रथ था जिससे सामूहिक हत्या की जाती थी। इस प्रकार काशी और वैशाली के जुड़ने से मगध साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो गया था। यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया है कि मगध के उदय एवं विकास में कौन कौन सी घटना जो थी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पंजाब के मध्य देश के से वैवाहिक संबंध था बिंबिसार का, फिर कौशल के साथ भी वैवाहिक संबंध था बिंबिसार का, लेकिन बाद में अजातशत्रु के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और फिर काशी को पे अधिकार भी हो गया। तो इसमें क्या था कौशल में कि प्रसेनजीत की पुत्री का विवाह हुआ, प्रसेनजीत की पुत्री का विवाह हुआ था अजातशत्रु से और कौशल नरेश की जो पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी उससे विवाह हुआ था बिंबिसार का। फिर वज्जी के साथ भी वैवाहिक संबंध थे। लिच्छवी शासक चेटक की बहन जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ उनका भी वैवाहिक संबंध था। अंग के साथ क्या था, किस तरीके से संबंध था? तो ब्रह्मदत्त ने भाट्य को पराजित करके अंग का मगध में विलय कराया और अजातशत्रु वहाँ का शासक बना। फिर कलिंग के साथ किस तरीके से विजय हुआ? तो शिशुनाग वंश का साम्राज्य विस्तार था कलिंग में। अवंती के साथ क्या, आगे हम लोग जानेंगे शिशुनाग वंश के बारे में भी। अवंती के साथ किस तरीके से था, वहाँ पे कैसे? तो बिंबिसार ने राजवैद्य भेज करके राजा की बीमारी ठीक करवाया था, तो इनके साथ इनका मैत्री संबंध था अवंती के साथ। पहले तो युद्ध हुआ था लेकिन फिर समझौता हो गया और जब ज़रूरत पड़ी वहाँ के राजा को, क्योंकि उनको पीलिया हो गया था चंद्रप्रद्योत को, तो फिर उस समय में बिंबिसार ने अपने वैद्य को भेजा था, जो जीवक वैद्य थे उनको भेजा था, तो उनके साथ उनका मैत्रिक संबंध स्थापित हो गया था। चलिए हम लोग अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं। अजातशत्रु को अवंती के शक्तिशाली शासक का सामना करना पड़ा। अवंती ने कौशांबी के वत्सों को भी हराया और मगध पर आक्रमण की धमकी भी दी थी। इस धमकी के कारण अजातशत्रु ने राजगीर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। जो अवंती के राजा थे उन्होंने धमकी दी थी अजातशत्रु को, तो अजातशत्रु ने क्या किया कि राजगीर की घेराबंदी शुरू कर दी, जिसके दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। अजातशत्रु के बाद उदयन आए, उनका शासन भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने पटना में गंगा और सोन के संगम स्थल पर किले का निर्माण किया था। उदयन जो शासक थे, तो अजातशत्रु के बाद इनका आगमन होता है जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इन्होंने क्या किया था कि पटना और गंगा सोन के संगम स्थल पर किले का निर्माण किया था। यह इसलिए किया गया था क्योंकि पटना जो था वो मगध साम्राज्य का केंद्र में था, जो इस समय तक उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में छोटानागपुर की पहाड़ी तक फैला हुआ था। पटना की स्थिति राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उदयन के बाद शिशुनाग राजवंश आए, जिससे अस्थायी तौर पर अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दिया था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि अवंती की राजधानी उज्जैन का विनाश किया था इन्होंने।
और जिससे मगध और अवंती के बीच में 100 वर्ष पुराना शत्रुता समाप्त भी हो गया। इसके बाद अवंती मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और यह मौर्य शासन के अंत तक ये बना रहा था। शिशुनाग के बाद नंद आए थे, जो कि मगध के सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए थे। नंद की ताकत को देख करके अलेक्जेंडर भी जो था वो पूर्व की ओर आने में हिम्मत नहीं दिखाई थी। नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त करके मगध की शक्ति को बढ़ा दिया और इस शासक ने एक राट होने का दावा किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कलिंग ही नहीं कौशल पर भी कब्जा कर लिया था। नंद बहुत ही धनाढ़ और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि उनके पास 2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार सेना और 3,000 से 6,000 युद्ध प्रशिक्षित हाथी थे। बाद में नंद जो थे वो कमज़ोर और अलोकप्रिय साबित हुए। मगध में उनके शासन को मौर्य साम्राज्य ने उखाड़ फेंका और जिनके शासनकाल में मगध साम्राज्य गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था। तो नंद वंश का अंत हुआ था कब, जब मौर्य शासक जब आए, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको उखाड़ फेंका और मौर्य के शासनकाल में मगध साम्राज्य जो था वो गौरव के शिखर पर भी पहुंचा था। तो आपने जाना मगध साम्राज्य के उदय और उत्कर्ष के बारे में। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका डिटेल दे दूँगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।